बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम इन मैन को इन डिटेल। यूरिनरी सिस्टम इन मैन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन को 3 हिस्सों में। ठीक है, फर्स्टली हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, उसके बाद हमने डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया और उसके बाद हमने इन दी मेन एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने 3 ऑर्गन्स को डिस्कस किया, एक थी स्किन, दूसरा लिवर और तीसरा किडनी, जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है, सो मेन जो रोल है एक्सक्रीशन में वो प्ले करती है किडनी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ें बताई कि प्राइमरी रोल प्ले करती है किडनी हमारी बॉडी में, लिवर जो है वो मिडिल रोल प्ले करता है और स्किन जो है वो माइनर रोल प्ले करती है। सो क्या हुआ कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो लिवर था उसके होम्योस्टैटिक फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। 7 होम्योस्टैटिक फंक्शन थे लिवर के। अब क्या हुआ कि उनमें कुछ पॉइंट जो थी वो छूट गई थी। मैंने कहा कि पहले मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, फिर आपको यूरिनरी सिस्टम डिटेल में समझाऊंगा। सो क्या है कि पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारी जो रह गई थी। अब क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है बाज़ लोग समझते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक, मगर नहीं, इसकी जो एक लिमिटेड अमाउंट जो हमारी बॉडी में होगी वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टेरॉयड बनाने में काम आता है। अब स्टेरॉयड्स क्या होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा होगा। स्टेरॉयड्स जो होते हैं वो होते हैं लिपिड्स। अब ये स्टेरॉयड्स का काम क्या होता है, ये होते हैं सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ये जो हमारी बॉडी में सेक्सुअली जो हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन स्टेरॉयड्स की वजह से होती है। टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं इनमें, प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं और कई एक हार्मोन आ जाते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह भी आ जाती हैं। अब इनसे क्या होता है, इनसे जो है सेक्स सेल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, हमारी मूछें वगैरह भी आती हैं, ये स्टेरॉयड इसके ज़िम्मेदार भी होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो स्टेरॉयड्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर सिंथेसाइज करता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक और उसका फंक्शन भी ये है कि क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इससे हमें विटामिन डी भी हासिल होता है, उससे हमें विटामिन डी भी हासिल होता है। किस तरह से, देखिए जो लिवर होता है उस वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टोर हुआ पड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है हमारे जिस्म पर तो क्या होता है कि सनलाइट जो है जब पड़ी हमारे जिस्म पर, तब क्या हुआ कि इस कोलेस्ट्रॉल के अगल बगल में एक सेल का ऑर्गेनेल था जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोलेस्ट्रॉल है और इसके सराउंड में एक ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ठीक है, जिसको हम ER भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्या करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको टर्न कर देता है विटामिन डी में। ठीक है, सो ये एक दूसरा फंक्शन हो गया कोलेस्ट्रॉल का। इस वजह से जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के लिए नेसेसिटी है। ठीक है, अब ये बातें तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब ये थी प्रीवियस लेक्चर की बातें। अब जो मेन बात मेरी रह गई थी कल वो क्या थी कि डीअमाइनेशन और यूरिया फॉर्मेशन, ये हम डिस्कस करके आए थे, मगर मैं यहाँ पे इसको ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, सिर्फ छोटा सा एक ब्रीफ लूँगा। देखिए डीअमाइनेशन क्या थी, मैं फिर से प्रोसेस रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ये हमारे था अमाइनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर रेडिकल। ठीक है, ये दोनों रिमूव हो जाते थे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीअमाइनेशन और यहाँ पे बनता है NH3। ठीक है, ये कल भी हम ये जो चीज़ें थी वो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बनी है अमोनिया। अब अमोनिया के साथ क्या होता है, बॉडी ATP लगाकर उसको ऑर्निथिन साइकिल के ज़रिए यूरिया में तब्दील कर देती है। ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी, मगर अब बात आ जाती है जो मैंने पॉइंट छोड़ दी थी, क्या थी, देखिए अब ये अमाइनो एसिड के 2 बॉन्ड्स खाली हो गए, यहाँ पे 2 की वैकेंसी आ गई क्योंकि कार्बन जो है वो है टेट्रावेलेंट। अब इसके 2 की वैलेंसी आ गई, तब क्या होता है कि कहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाता है, वो इससे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, क्या होता है, वो इससे बॉन्ड बना लेता है। अब जो लिवर का पहला होम्योस्टैटिक फंक्शन था, ठीक है, लिवर का पहला होम्योस्टैटिक फंक्शन था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, कौन सा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है,
ये उनमें से पहले फंक्शन में से एक फंक्शन, पहला फंक्शन जो था मेटाबॉलिज्म, उसमें से एक प्रोसेस था ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर लिया जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, ये अमाइनो एसिड होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, ये अमाइनो एसिड होते हैं जो पहले प्रोसेस में यूज होते हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जो डी अमाइनेशन के जरिए जिन्होंने अमोनिया रिलीज कर ली थी, फिर उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया था ऑक्सीजन से, अब ये यूज हो रहे हैं ग्लाइको या ग्लूकोनियोजेनेसिस में। मेरे ख्याल से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है अब ये एक पॉइंट थी जो मुझे बतानी थी। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से जो है हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो बचा कुचा अमोनिया था वो तो चला गया ग्लूकोनियोजेनेसिस में, सॉरी जो बचा अमाइनो एसिड था वो चला गया ग्लाइको या ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अब क्या हुआ देखिए, अब ये अमोनिया जो था उसको ऑर्निथिन साइकिल के ज़रिए यूरिया में तब्दील कर लिया गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये जो लिवर होता है वो क्या करता है, काम की चीज़ें अपने पास रखता है। जो लिवर होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाइल डक्ट से, पहले गाल ब्लैडर में जाता है, फिर बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन के थ्रू निकाल देता है। ठीक है, तो क्या था कि इस बाइल डक्ट में अमोनिया तो था नहीं। ठीक है, अमोनिया तो था नहीं, फिर अमोनिया कहाँ चला गया, तो ब्लड क्या करता है, अमोनिया को टर्न कर देता है, उसको यूरिया में टर्न कर दिया। अब उसने यूरिया का क्या किया, यूरिया अपने अंदर स्टोर तो नहीं की होगी, तब लिवर ने क्या किया, हेपाटिक वेन के ज़रिए इस यूरिया को ब्लड में शामिल कर लिया। वो अमोनिया को भी शामिल कर सकता था मगर उसने नहीं किया, क्योंकि अगर अमोनिया को शामिल करता, जो अमोनिया है वो ज़्यादा जहरीली गैस है, उस वजह से वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती थी। तो लिवर ने क्या किया, इस यूरिया को भेज दिया कहाँ पे, हेपाटिक वेन के ज़रिए इसने बॉडी में भेज दिया। अब क्या होता है देखिए, अब हमारा ब्लड जो है वो टॉक्सिक हो चुका है बाय दी यूरिया। ठीक है, अब उसमें अमोनिया तो नहीं है मगर यूरिया तो है ना, अब यूरिया भी जहरीली है। अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, अब ये मज़े वाला प्रोसेस है। अब देखिए क्या होता है, जो सारा ब्लड है यूरिया वाला वो आता है किडनी में, और किडनी इसको फ़िल्टर कर लेती है। क्या करती है, किडनी इसको फ़िल्टर करती है, और यहाँ से वो यूरिन जो है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से निकल जाता है, और जो फ़िल्टर हुआ ब्लड है वो यहाँ से बॉडी में वापस चला जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, सो अब हम चलते हैं डिस्कशन पर कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो क्या है। ठीक है, अब देखें, आपने 9th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं फिर भी आपको थोड़ा इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखें क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो 4 ऑर्गन से बना होता है। ठीक है, बेसिकली 4 ऑर्गन्स होते हैं। कौन से, पहला ऑर्गन है किडनी। ठीक है, दूसरा ऑर्गन है यूरिटर्स, तीसरा ऑर्गन है हमारे पास ब्लैडर, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, और चौथा ऑर्गन जो है वो है यूरीथ्रा। क्या है, यूरीथ्रा। अब देखें इन 4 ऑर्गन्स की काम क्या है और कहाँ पर लोकेटेड हैं। अब देखें, पहले बात करते हैं हम किडनी की। किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर रखते हैं। क्या, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनका। अब रेडिश ब्राउन इन कलर है और बीन शेप्ड इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेडिश ब्राउन जैसे हमारा लिवर था, इसी तरह ये रेडिश ब्राउन है और ये बीन शेप्ड इन स्ट्रक्चर है। अब ये लोकेटेड कहाँ पर है, इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है बॉडी में। अब दे आर लोकेटेड एट दी डॉर्सल व्यू ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, डॉर्सल व्यू ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मैंने कल भी आपको समझाया था, ये हमारा हेड है, और यहाँ पर जो छाती से लेकर, यहाँ से चेस्ट से लेकर हमारे लंग्स तक जो है, यहाँ तक है थोरेसिक कैविटी, और यहाँ पर है एक लेयर। यहाँ पे पता समझ ले बात है। देखिए ये हमारा हेड है। ठीक है, यहाँ से लेकर
ये हमारे लंग्स हो गए यहाँ तक, ठीक है। लंग्स के दरमियान ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ये हमारे पास होगी थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी के बाद जो कैविटी शुरू होती है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब देखें, अब ये जो बकाया जो कैविटी बन गई है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी एक लेयर के ज़रिए एक दूसरे से जुदा हैं। इस लेयर को बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायाफ्राम। इस लेयर के ज़रिए ये कैविटीज़ एक दूसरे से जुदा हैं, ठीक है। अब किडनी लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेट है एट द डॉर्सल व्यू ऑफ एब्डोमिनल कैविटी अंडर द डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे मगर डॉर्सल व्यू। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे जो हमारा लिवर है वो एंटीरियर व्यू पे है, मींस वो राइट साइड पे तो है मगर एब्डोमिनल कैविटी के मगर आगे के साइड पर, मगर जो किडनीज हैं वो डॉर्सल व्यू मींस पीछे की तरफ यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी के मौजूद हैं। मींस इनकी लोकेशन जो है वो बॉडी के इस हिस्से में है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको इसकी लोकेशन का पता चल चुका होगा। उसके बाद जो किडनी है उनकी जो साइज़ है वो है 10 सेंटीमीटर। आपने स्केल देखी होगी जो हम बचपन में यूज़ करते थे, छोटी सी स्केल, इससे भी 2 सेंटीमीटर छोटी साइज़ है किडनी की, इतनी छोटी होती है किडनीज, ठीक है। अब फंक्शन बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है मगर इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। अब बात करते हैं हम किडनी के अलावा दूसरा जो पार्ट है यूरिटर। देखें यहाँ पे 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब देखें यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मेन में कितने ऑर्गन से? 4 ऑर्गन। कौन कौन से? किडनी, यूरिटर, ब्लाडर और यूरिथ्रा। किडनी जो होती हैं वो कितनी होती हैं? देयर आर 2 किडनीज। कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज। आप ये भी लिख सकते हैं 1 पेयर ऑफ किडनी। एक जोड़ा होता है किडनी का हमारी बॉडी में, 2, ठीक है। 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, दो किडनीज होती हैं, मीन्स यहाँ पे 1 पेयर ऑफ किडनी होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व है वो है यूरिटर। अब यूरिटर क्या है? ये एक वाइट ट्यूब है। क्या? ये एक वाइट ट्यूब है जो किडनी से निकलकर ब्लाडर में ओपन होती है, ठीक है। जो किडनी से निकलकर ब्लाडर में ओपन होती है, ये इट ओपन्स इनटू ब्लाडर। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो यूरिन किडनी में बना है, क्या? जो यूरिन किडनी में बना है उसको ट्रांसफ़र करना कहाँ पर? ब्लाडर में, ठीक है। जो यूरिन हमारी किडनी में बना है उसको ट्रांसफ़र करना ब्लाडर में, ये काम है यूरिटर का। अब ब्लाडर क्या है? यूरिनरी ब्लाडर, ये जो अब ये देख रहे हैं ये हैं यूरिटर्स और ये हैं किडनीज, ठीक है। अब जो यूरिटर्स होते हैं वो भी पेयर के फॉर्म में होते हैं। एक पेयर होता है यूरिटर्स का, ठीक है। और मीन्स यहाँ पे 2 यूरिटर्स होते हैं, 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरिटर्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्लाडर। ब्लाडर क्या है? ये मस्क्यूलर सेक लाइक ऑर्गन है। इसका काम क्या है? ये मस्कुलर सेक लाइक ऑर्गन है। इसका काम क्या है? इट स्टोर्स यूरिन। ये क्या करता है? ये यूरिन को स्टोर करता है। इट स्टोर्स यूरिन और उसको सूटेबल कंडीशन पे एक्सक्रीट कर देता है। अब उसके बाद हमारा चौथा पार्ट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या करता है? इट एम्प्टीज ब्लाडर अब ये क्या करता है? ये ब्लाडर को खाली कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूरिथ्रा जो है ये जो है यहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। इट एम्प्टीज द ब्लाडर, ये ब्लाडर को खाली कर देता है फ्रॉम द यूरिन। अब यहाँ पे ये 4 ऑर्गन्स हो गए। अब उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर ये देख लें, ये हमारी किडनीज हो गई, ये हो गई किडनीज, ये हमारा हो गया यूरिटर्स 2 पेयर में। और उसके बाद दोनों यूरिटर्स जो हैं वो एक ब्लाडर में ओपन होते हैं। ये दोनों यूरिटर्स ओपन होते हैं एक ही ब्लाडर में, और ब्लाडर की एंड पर होती है यूरिथ्रा। ब्लाडर की एंड पर होती है यूरिथ्रा जो स्टोर हुए यूरिन को अपने
और जो स्टोर हुए हुए यूरिन को अपने आप से ब्लाडर से निकालती है। ठीक है, अब ये यूरिथ्रा जो है उसके ऊपर यहाँ पे देख लें, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? स्फिंक्टर वॉल्व। इसका काम क्या होता है? ये जो है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक वॉल्व होता है जिसका कनेक्शन ब्रेन से है और ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जब ये रिलैक्स होता है तब ही यूरिन पास होता है। वैसे तो हमारी किडनीज में हर वक्त यूरिन बन रहा है, इसका मतलब हर वक्त यूरिन पास होता रहेगा? नहीं, जब हमारा ब्रेन इस स्फिंक्टर वॉल्व को मैसेज देगा तभी ये रिलैक्स होगा। उसके अलावा ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहता है और इसकी वजह से हमारा यूरिन जो है वो होल्ड रहता है। ठीक है, अब ये कुछ ओवरव्यू था जो हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू यूरिनरी सिस्टम इन मैन। अब हम डिस्कस करेंगे फुल फोकस के साथ किडनीज के ऊपर कि किडनीज क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको यूरिनरी सिस्टम समझ में आ चुका होगा और वो वर्क कैसे करता है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी हमारा दूसरा टॉपिक। किडनी के ऊपर या किडनी के पास कितने स्ट्रक्चर्स हैं, किडनी कितने स्ट्रक्चर से बनी होती है। अब मैंने कहा कि ये जो किडनी है, अब मैं यहाँ पे कुछ बना भी देता हूँ एक चीज़। ठीक है, यहाँ पे होती है इसके ऊपर ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए किडनी जो है, हम इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन तो लेकर आ गए। इंट्रोडक्शन में क्या था? ये एक रेडिश ब्राउन शेप स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, जो भी सिस्टम इसका 10 सेंटीमीटर की है। जब हम इसको लॉन्गिट्यूशनली लॉन्गिट्यूशनल इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, क्या करेंगे इसका? जब हम इसका लॉन्गिट्यूशनल क्रॉस सेक्शन करेंगे, मीन्स जब हम इनको दरमियान से ऐसे काटेंगे तब क्या होगा? एक तो होता है ऐसे काटना, नहीं, अगर हम इनको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तब हमें इसका ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, सो हमें इससे पता क्या चलता है कि किडनी के ऊपर एक लेयर होती है, किडनी के ऊपर एक लेयर कवर्ड होती है कुछ इस तरह से। देखें, यहाँ पर एक लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिटोनियम। ठीक है, ये होती है पेरिटोनियम लेयर। उसके बाद आप ये जो आउटर रीजन देख रहे हैं, ये जो आउटर रीजन आप देख रहे हैं, इस आउटर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स। और जो किडनी के ऊपर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम होता है? एक तो ये हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, ये सेक्रेट करता है, और दूसरे जो फंक्शन हो गए वो हम आगे चल के इसके डिस्कस करेंगे। और अब देखें, उसके बाद इसके पास कौन से स्ट्रक्चर हैं? ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो आप नस देख रहे हैं, ये जो है ना, ये हम इसको कहते हैं, ये है रीनल वेन। रीनल मीन्स किडनी की जो, अगर आप कहाँ भी रीनल का लफ्ज़ देख लें, इसका मतलब ये है कि वो रिलेटेड टू किडनी है। ये हो गई रीनल वेन और ये हो गई रीनल आर्टरी। ठीक है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। अब उसके बाद ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं पायरामिड। और अब मेरे ख्याल से आपने ये जो ओवरव्यू आपने देख लिया होगा, इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इनके मैं फंक्शंस आपको बता देता हूँ। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पेल्विस। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये जो पॉइंट जहाँ पर सारी जो ट्यूब्स हैं वो मिल रही हैं, इसको हम बोलते हैं हाइलस। मैं आपको बताता हूँ, सारों के मैं फंक्शंस आपको बताता हूँ। अब देखें, जब हमने किडनी का लॉन्गिट्यूशनल सेक्शन किया, लॉन्गिट्यूशनल क्रॉस सेक्शन जब हमने इसका किया, तब हमने क्या देखा
तब हमने ये देखा कि किडनी के ऊपर एक लेयर थी जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम जो लेयर है वो किडनी को पूरा कवर नहीं करती, सिर्फ आगे का हिस्सा जो किडनी का है वो कवर्ड रहता है। ठीक है, ये डिस्कस हो गई। ठीक है, उसके बाद किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ये हार्मोन सेक्रीट करती है। उसके बाद किडनी को क्रॉस सेक्शन करने के बाद यहाँ पे आउटर रीजन जो हमारे पास आ गया था इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और ये जो हमारे पास इनर रीजन है किडनी का इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इनर रीजन को हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स भी डिफाइन कर लिया। आउटर रीजन जो है वो हमारे पास डार्क होगा और इनर रीजन जो है वो हमारे पास लाइट इन कलर होगा। अब ये क्यों होगा वो हम आगे चल के इसकी रीज़न भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद जो इससे वेन्स निकलती हैं, जो इससे ट्यूब्स निकलती हैं वो कितनी है। एक है यहाँ पर जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रीनल वेन, और उसके बाद ये लाल कलर का आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। मैंने कहा लिवर जो है वो यूरिया को ब्लड में डाल देता है थ्रू दी हेपाटिक वेन, वो यूरिया को डाल देता है इन दी ब्लड। अब क्या करता है किडनी, वो ब्लड लेके अपने अंदर आता है, और वो ब्लड आता कहाँ से है, रीनल आर्टरी से, और ब्लड को फिल्टर करके जो वहाँ से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो निकाल देता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो यहाँ से चला जाता है बाय दी रीनल वेन। रीनल आर्टरी से नॉन प्योर इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है, और रीनल वेन से प्योर ब्लड जो है वापस बॉडी में चला जाता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे तीनों ट्यूब्स, कौन कौन से ट्यूब, ये हमारे पास आ गया यूरिटर, रीनल वेन और रीनल आर्टरी एक दूसरे से, पेल्विस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेल्विस को मैं डिस्कस करूँगा। ये जो रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरिटर जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलस। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलस। और ये जो पायरामिड्स हैं ये यूरिन प्रोड्यूस करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, इन पैरामिड्स का काम क्या होता है, इन पैरामिड्स से यूरिन प्रोड्यूस होकर इस बीच वाले हिस्से पर आ जाता है, और इस बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं पेल्विस। मेरे ख्याल से अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। इसका जो क्रॉस सेक्शन व्यू है वो हमने डिस्कस कर लिया है। देखें कचरा बन गया है, अब अगर आप देख लें, अब आपको मेरे ख्याल से पूरी बातें समझ में आ गई होंगी कि किडनी के जो हैं कितने स्ट्रक्चर्स हैं, और लॉन्गिट्यूशनल सेशन में हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किडनी जो है वो किन चीज़ों से कंपोज हुई है। मीन्स किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, होती है वो कैसे होती है। अब देखिए, अब आप एक बात समझ लें, किडनी जो है वो बनी होती है 1 मिलियन। किडनी किस चीज़ से बनी होती है, किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मिलियन structural units called nephrons। ठीक है, ये मेन बात अब हम डिस्कस करने वाले हैं। किडनी बनी होती है 1 मिलियन स्ट्रक्चरल यूनिट से जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। अब ये तो मैंने सारा जो डिस्कस किया वो था एक लॉन्गिट्यूशनल क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ किडनी। ठीक है, अब क्या होता है, जो किडनी में यूरिन प्रोड्यूस करने वाले जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उनको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन्स जो हैं वो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये कोई एक सिंगल सेल नहीं होता, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, इनका भी अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, दोनों किडनी के मिलाकर 2 मिलियन नेफ्रॉन। अब क्या है, ये जो नेफ्रॉन्स है, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा ये जो पायरामिड्स बने होते हैं यहाँ पर,
ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, ये जो पिरामिड्स हैं थोड़े ख़राब बन गए, ये देख लें। ये जब किडनी का हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा तब क्या हुआ, यहाँ पर पिरामिड, यहाँ पर पिरामिड, यहाँ पर पिरामिड और यहाँ पर। मैंने कहा ये पिरामिड्स जो हैं वो यूरिन बनाकर छोड़ देते हैं जिस पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं पेल्विस। मगर ये यूरिन आया कहाँ से, ये यूरिन बनाया किसने, पिरामिड्स में। नहीं, पिरामिड्स ने डायरेक्ट तो नहीं बनाया। तब क्या पिरामिड्स में जो होते हैं ये नीफ्रॉन्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये नीफ्रॉन्स जो होते हैं वो पिरामिड्स में होते हैं। और अब जो नीफ्रॉन्स होते हैं, अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नीफ्रॉन और उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को, ठीक है। सो यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि किडनी का जो लॉन्गिट्यूशनल सेक्शन है हमने उसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अब देखें, अब नीफ्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट है जो यूरिन को प्रोड्यूस करता है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम नेफ्रॉन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एक कप लाइक स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हैं क्रेसेंट, मीन्स चांद की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, हिलाल की तरह का एक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। पहले मैं बना लेता हूं पूरा। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। अब देखिए, नेफ्रॉन जो है वो एक ट्यूब्यूल, मल्टी सेल्यूलर ट्यूब्यूल है, ठीक है। पहली बात तो ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स बहुत ही छोटी, ठीक है। पहली बात ये तो माइक्रोस्कोपिक है, और दूसरी बात ये मल्टी सेल्यूलर है, ये एक सेल से नहीं बनी, ये बहुत ही सारे सेलों से बनी है। स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ में जो है गलती करते हैं, वो कहते हैं कि ये ज़ाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का, इसका मतलब ये एक सेल से बना है, नहीं। एक पहली बात तो ये ट्यूब्यूल है, और ट्यूब्यूल जो है वो एक सेल से नहीं बनती, ये मल्टी सेल्यूलर होती है, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन होता है वो स्टार्ट होता है एक क्रेसेंट लाइट, एक क्रेसेंट लाइट मीन्स यहाँ आप देखिए चांद की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है चांद की तरह, इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। नेफ्रॉन स्टार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल से, और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कुछ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। सो स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन स्टार्ट कहाँ से होता है, बोमेन्स कैप्सूल से। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है कैपिलरीज का नेटवर्क जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। आप ये नोट कर लें, जो हमारा नेफ्रॉन स्टार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल से, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस जो होता है कैपिलरीज का नेटवर्क। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इनको कंबाइन में क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को आप कंबाइन में मेल्फिजन बॉडी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेल्फिजन बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको मेल्फिजन बॉडी भी कह सकते हैं। अब इसको हम टोटल को हम मेल्फिजन बॉडी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है वो ओपन होता है। क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल जो है उसके बाद एक कॉइल्ड ट्यूब आ जाती है। क्या आ जाती है, एक कॉइल्ड ट्यूब आ जाती है जिसको कहा जाता है PCT, या आप किसको कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। क्या आ जाता है, पहले होता है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, और
उसके बाद एक कॉइल्ड ट्यूब की ओपनिंग आ जाती है जहाँ पे फिल्ट्रेट आता है, ठीक है, जहाँ पे फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है या उसकी सेक्रेशन उसके साथ हो जाए, ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है, उस पार्ट को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल किस लिए? क्योंकि वो बोमेंस कैप्सूल के करीब है, और कन्वोल्यूटेड किस लिए? क्योंकि वो ज़्यादा कॉइल और आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, मगर जो इसकी रियल डायग्राम है उसमें आपको ये बहुत ही कॉइल्ड नज़र आएगा, ठीक है। अब ये प्रॉक्सिमल है, कन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले, या आप इसको कह सकते हैं लूप ऑफ हैनल, ठीक है। इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं, एक लूप ऑफ हेनली या आप इसको कह सकते हैं लूप ऑफ हैनल। अब क्या होता है, लूप ऑफ हैनल के दो पार्ट्स होते हैं। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये नीचे वाला, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये एक पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है। अभी हम सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करें, ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है आफ्टर द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले क्या होता है? ये होता है वो दो पार्ट से बना होता है। एक इसकी जो लिम्ब होती है, उसको बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या आप इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है, यहाँ से मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका नाम उस वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रखा गया। और यहाँ पर जब मटेरियल पहुँचता है तो उसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है, इस वजह से इस लिम्ब को असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा गया, या आप इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनल कहा गया। अब देखें, असेंडिंग लूप ऑफ हेनल मीन्स यहाँ से मटेरियल ऊपर की तरफ जा रहा, इस वजह से इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनल कहा गया। अब क्या है कि उसके बाद एक और कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर आ जाती है जिसको कहा जाता है DCT। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका फुल फॉर्म है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसका नाम DCT क्यों पड़ा? क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल से दूर है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है डिस्टिल। और दूसरी बात, ये कन्वोल्यूटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है। अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है, इसका नाम उस वजह से कन्वोल्यूटेड रखा गया। और ये एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका नाम डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रखा गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये एक बड़ी सी कैनाल के साथ ओपन होती है। इस कैनाल को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या इस कैनाल को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मटेरियल छोड़ा जाता है। इस बड़ी सी कैनाल को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से ये आप देख रहे हैं एंडिंग्स, ये जो एंडिंग्स है यहाँ से बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो हैं एक दूसरे से अटैच लगे पड़े हैं, वो सारे अपना वेस्ट मटेरियल इस कैनाल में छोड़ देते हैं, और इस कैनाल को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर एक से ज़्यादा नेफ्रॉन्स जो हैं एक कलेक्टिंग डक्ट पर अटैच होते हैं, ठीक है। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, जिसको हम थोड़ा और एलाबोरेट कर लेते हैं। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिया। उसके बाद जो कैपिलरीज का जो फंक्शन है, यहाँ पर ब्लड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड आएगा कहाँ से? मैं ये मेलफिजन बॉडी को मिटा रहा हूँ,
यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका नाम, मेल्फिजियन बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लें। अब क्या होगा, ये जो देखें, ये आप ओपनिंग देख रहे हैं, इस ओपनिंग को कहा जाता है एफरेंट आर्टरियोल। क्या कहा जाता है इसको? एफरेंट आर्टरियोल। अब क्या है, एफरेंट आर्टरियोल जो होती है, वहाँ से ब्लड जो है नेफ्रॉन के अंदर इंटर करता है, और उसके बाद ये जो आप केनाल देख रहे हैं, जो इससे छोटी केनाल है, इसको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है इफरेंट आर्टरियोल। मैं बोमेंस कैप्सूल का नाम मिटा के यहाँ पर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ पे आ गई हमारी इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बोमेंस कैप्सूल की तरफ जाता है, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो एफरेंट आर्टरियोल के ज़रिए वापस से जाता है रीनल वेन की तरफ, और रीनल वेन जो है वो बॉडी में फिल्टर्ड ब्लड को वापस ले जाती है। सो ये था एक ब्रीफ स्ट्रक्चरल एलाबोरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है आप समझ लें। देखिए, नेफ्रॉन जो स्टार्ट होता है एक मून लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल जो है उसके अंदर होते हैं कैपिलरीज का नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को हम साथ मिलाकर क्या कह सकते हैं? मेल्फिजियन बॉडी। और मेल्फिजियन बॉडी के बाद पास ही उसके सामने ही एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो स्टार्ट होती है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है लूप ऑफ हेनल या लूप ऑफ हेनले। और इस लूप ऑफ हेनले की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दूसरी होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एक जिससे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, एक दूसरी जिससे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। और उसके बाद जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, उससे जो मटेरियल जाता है एक और वहाँ पे कॉइल ट्यूब्यूल है, जिसको कहा जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसको ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बोमेंस कैप्सूल से दूर है, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, यहाँ से ब्लड जो आता है वो आता है एफरेंट आर्टरियोल के जरिए। ए से आना, ए से एफरिएंट। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल मीन्स यहाँ से ब्लड आता है और इफरेंट के जरिए निकल जाता है। इफरेंट का मतलब आप एग्जिट भी ले सकते हैं, यहाँ से ब्लड निकल जाता है। ठीक है, ये था एक ब्रीफ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ नेफ्रॉन। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन में कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जिससे जो है यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम किडनी के फंक्शंस, या आप कह सकते हैं नेफ्रॉन्स के बेसिकली फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक रीज़न के बारे में। मैंने आपको कहा कि कॉर्टेक्स जो है, जो आउटर पार्ट ऑफ किडनी है, वो होता है डार्क इन कलर। ठीक है, वो होता है डार्क, और इनर रीजन जो किडनी का, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला, वो होता है ब्राइट। अब ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे एक रीज़न दी गई है। क्या होता है कि जो किडनी हमारा है, जो किडनी होती है हमारी, वो बनी होती है नेफ्रॉन्स की, स्ट्रक्चरल यूनिट उसके होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमने इसका लॉन्गिट्यूशनल सेक्शन कर दिया, लॉन्गिट्यूशनल हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया, तो देख लें ये जो होते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पायरामिड, जहाँ पर होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो पायरामिड्स हैं ये होते हैं मेड्यूला में, मींस इनर जो हमारा इनर रीजन है उसमें होते हैं पायरामिड्स, और ये जो जिस इनर रीजन में उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। और ये जो इनर रीजन है वो ब्राइट है, और जो बाहर वाला ये जो रीजन है, ये कॉर्टेक्स जो है वो होता है डार्क। अब डार्क क्यों होता है, इसकी एक वजह है, आप
थोड़ा इस पिरामिड पे गौर करें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। देखिए ये जो पिरामिड है इसके अंदर क्या होता है, ये देखें, ये है नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल, ये लूप ऑफ हेनली, और ये हमारे पास आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देख लें क्या हो रहा है कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें होती है ग्लोमेरुलस में ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। अब ये है आउट ऑफ द पिरामिड है ये। इसका मतलब ये है कि ये कॉर्टिकल रीजन में लाई करता है, क्या, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। दैट्स वाई यहाँ पे हैं ब्लड कैपिलरीज की वजह से, क्या, ब्लड कैपिलरीज की वजह से जो बाहर वाला रीजन है वो हमें डार्क नज़र आता है, और जो अंदर वाला रीजन है वो हमें, जो मेड्यूला है वो हमें ब्राइट नज़र आता है। ठीक है, सो यहाँ से एक और बात ये भी बन गई कि ये देख लें, जो किडनी का जो बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो कॉर्टिकल पार्ट में है, और ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है वो मेडुलरी पार्ट में है, वो मेड्यूला में लाई करते हैं। इस वजह से जो मेड्यूला है वो ब्राइट इन कलर है। सो ये थी एक डिस्कशन जो हमने करनी थी पिछले टॉपिक में, सो हमने यहाँ पे वो कर ली। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस ऑफ किडनी जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, या ये जो नेफ्रॉन्स हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेफ्रॉन जो हैं वो दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक तो वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, दूसरा वो एक्सक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह किडनी के भी दो फंक्शन हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब क्या है कि नेफ्रॉन के फंक्शंस को हम स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यूरिन के बनने के स्टेप्स को हम फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। यूरिन बनता कैसे है, चार फंक्शंस से जो नेफ्रॉन परफॉर्म करता है या किडनी परफॉर्म करता है। ठीक है, अब चार फंक्शन कौन से हैं, एक हमारे पास है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, चौथा है काउंटर करंट प्रोसेस। पहले मैं आपको इनका एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम इन चारों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो पहला प्रोसेस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब है सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी चीज़ें आ गई इसमें, और अल्ट्रा का एक मतलब दूसरा भी है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, ये जो एक्सक्रीशन, ये जो फिल्ट्रेशन होती है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, और ये सारे मटेरियल्स की हो जाती है। तब देखिए क्या होता है कि जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड गुजरता है, जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, तब जो ग्लोमेरुलस है और बोमेंस कैप्सूल है, उनके दरमियान जो सीव्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो भी मटेरियल आया, वहाँ पे जो भी छोटा मटेरियल आया, अल्ट्रा का मीन, इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक का मतलब स्मॉल, जहाँ पर स्मॉल जो भी मटेरियल आया उसको नेफ्रॉन के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर कर दिया जाता है, उसके बाद वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है उससे उसका कोई गर्ज नहीं। ठीक है, क्या हुआ, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चरली समझा देता हूं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ, ये हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन आ गया, यहाँ पे डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, और यहाँ पे आ गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड आया और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो अंदर चले गए, और कुछ पार्टिकल्स थे वो छूटकर ब्लड में आगे चले गए, वो इफरेंट आर्ट्रियोल में आगे चले गए। अब यहाँ पर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी तो अंदर आ गए, अब कुछ काम के सब्सटेंस रह भी गए। अब कुछ काम के सब्सटेंसेस जो रह गए, कुछ काम के सब्सटेंसेस जो इसके अंदर आ गए, ठीक है, कुछ काम के सब्सटेंसेस इसके अंदर आ भी गए, वहाँ पर कुछ काम के सब्सटेंसेस रह भी गए, और यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस भी आ गए। अब यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह जो आ गया उसको निकाला गया, यहाँ पे काम के सब्सटेंस को निकाला गया। इस प्रोसेस को कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर सेक्रेशन,
अब क्या हुआ, हार्मफुल सब्सटेंस ब्लड में आना नहीं चाहिए था, मगर ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंस आ गया। फिर क्या किया गया, इस हार्मफुल मटेरियल को ट्यूब्यूल्स में वापस डाला गया एक्टिवली। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है मेंटेनेंस का, वाटर मेंटेनेंस का, उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। अब इस तरह से जो है किडनी जो है, यहाँ आप बोल सकते हैं नेफ्रॉन जो है अपने फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करता है। अब हम इन चारों फंक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब थोड़ा समझ लें अल्ट्रा का मतलब क्या है। अल्ट्रा मीन्स स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है, पहली बात तो ये नॉन सिलेक्टिव होती है। मीन्स कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल आ जाता है तो वो जो है वो बोमेंस कैप्सूल में चला जाएगा फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब क्योंकि अल्ट्रा का मतलब था मॉलिक्यूलर लेवल पर सिर्फ छोटी चीज़ें ही इस ग्लोमेरुलस को पास कर कर बोमेंस कैप्सूल में आएंगी। ठीक है। और तीसरी बात, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परफॉर्म होती है ये होती है मेलफिजन बॉडी में। अब मेलफिजन बॉडी क्या है, हमने डिस्कस किया था, अगर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिलाया जाए तो बनती है हमारे पास मेलफिजन बॉडी। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि जब हमने ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को साथ में नाम दिया था तब हम इनको क्या कह सकते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को जब हमने साथ में नाम दिया तब हम इनको कह सकते हैं मेलफिजन बॉडी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेलफिजन बॉडी पर परफॉर्म होती है। अब ये होता कैसे है, देखें फिल्ट्रेशन होती कैसे है और ये डिपेंड किन चीज़ों पे करती है। अब देखें क्या होता है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड आता है, इस जगह को कहा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में डिस्कस करके आए हैं, जहाँ से ब्लड आए उसको कहा जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से ब्लड आया, तब क्या हुआ, देखें तब क्या हुआ, यहाँ पर थी कुछ स्लिट्स या आप इनको ओपनिंग्स कह सकते हैं। बुक में इनका नाम सीव्स दिया गया, सीव्स। ठीक है, मीन्स कुछ ओपनिंग्स। अब क्या होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के दरमियान ये जो सीव्स बनी हुई हैं, ये जो ओपनिंग्स बनी हुई हैं, इन ओपनिंग से जो छोटे छोटे मटेरियल्स हैं वो बोमेंस कैप्सूल में जाते हैं और बोमेंस कैप्सूल उन्हें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भेज देता है। अब इससे और ये जो है, ये जो सब्सटेंसेस आए हैं वो नॉन सिलेक्टिवली आए हैं। मींस यहाँ पे कौन सा हार्मफुल है कौन सा बेनिफिशियल है ये डिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो नॉन सिलेक्टिव है। यहाँ पे पता नहीं कौन सा सब्सटेंसेस हार्मफुल है कौन सा जो है बेनिफिशियल है, बस जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो इसके अंदर से गुजर जाएगा। अब क्या होता है, ब्लड में जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो इस बोमेन कैप्सूल में आ गए और कुछ मॉलिक्यूल्स ना आ सके। कौन कौन से, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स। ब्लड के जो भी सेल्स थे वो इन सीव से गुजर ना सके और वो यहाँ से टकराकर चले गए इफरेंट आर्ट्रियोल में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कहाँ चले गए, वो चले गए इफरेंट आर्ट्रियोल में, इफरेंट आर्ट्रियोल में चले गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हार्मफुल चीज़ें भी आ गई, कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी आ गई और इफरेंट आर्ट्रियोल में कुछ हार्मफुल चीज़ें भी चली गई और कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी चली गई, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही थी। और अब सवाल ये है कि जो कुछ चीज़ें चली गई वो क्यों चली गई, वो इफरेंट आर्ट्रियोल में क्यों चली गई, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन हो रही है, जो द फिल्ट्रेशन अकर्स ड्यू टू 3 रीजन्स, 3 वजह से फिल्ट्रेशन होती है। एक जो इसका मेन रीज़न है वो है प्रेशर। क्या, एक जो इसका मेन रीज़न है वो है प्रेशर। प्रेशर कहाँ पर होता है, प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का प्रेशर जो वो मेन चीज़ है। अब क्या होता है कि ग्लोमेरुलस का प्रेशर बढ़ता कैसे है, इज इंक्रीज विच इज हाई ड्यू टू द डायामीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज ग्रेटर देन इफरेंट। ठीक है, क्या होता है कि
प्रेशर ग्लोमेरुलस का बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है। क्या होगा कि जो ज़र्रात होंगे छोटे छोटे, इस प्रेशर की वजह से इस छन्नी से क्रॉस कर जाएंगे। अब यही जो लॉ है, ये जो बातें हो रही हैं ना, ये डिपेंडेंस यहाँ पे कर रही हैं। कैसे देखें, क्या हो रहा है कि एफरेंट का जो डायामीटर है वो बड़ा है बनिस्बत इफरेंट के, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है और इफरेंट से कम पानी, आप कंसीडर कर लें, यहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है और यहाँ से कम ब्लड निकल रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ज़्यादा ब्लड आने की वजह से और कम ब्लड निकलने की वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो इन मॉलिक्यूल्स को धकेल रहा है इन दी बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये बात आ गई प्रेशर के हिसाब से। और दूसरी बात, सीव्स या सिलिट्स, ये जो आप सिलिट्स देख रहे हैं, ये जो सिलिट्स आप देख रहे हैं, मैं इनको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ जिससे हमें नज़र भी आ जाए, ठीक है। ये मैंने दीवार बना ली है ग्लोमेरुलस की, और ये मैंने दीवार बना ली है किसकी, बोमेंस कैप्सूल की। यहाँ पे होती हैं सीव्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं सीव्स, ये हैं सिलिट्स, जहाँ से मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं। अब ये जो सीव्स होती हैं, इनकी वजह से ही तो ट्रांसफिजन हो रही है। अगर ये सीव्स ना होती तो ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र ना होते, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ जिस पर डिपेंड कर रही है हमारी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वो है चार्ज। क्या है, चार्ज। ये चीज़ बुक में नहीं दी गई, मगर मैं आपको बता रहा हूँ किस वजह से। ये देख लें, ये जो सीव्स होती हैं, ये होती हैं नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि ये जो सीव्स हैं, ये पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मगर जो निगेटिव पार्टिकल हैं, बल्कि छोटे हैं, निगेटिव पार्टिकल हैं, छोटे हैं, उनको ये जो हैं रिपेल करके वापस यहाँ पर भेज देती हैं। हालांकि वो काम के थे, उनको वापस भेज दिया। इसी वजह से कुछ हार्मफुल मटेरियल जो हैं वो इफरेंट में चले जाते हैं, कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं वो इफरेंट में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, वो साइज़ में बड़ा हुआ होगा, उस वजह से वहाँ पर वहाँ से गुजर नहीं सकता होगा। यहाँ तो उस पर चार्ज निगेटिव हुई होगी, इस वजह से वो गुजर नहीं सका होगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो डिपेंड करती है, चौथी बात, वो डिपेंड करती है साइज़ पर। जिसकी साइज़ छोटी वो निकल जाएगा। या तो 4 रीजंस हो सकते हैं, या तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से जल्दी ही वो कंपाउंड आगे निकल गए, या तो वो क्या हुआ कि सीव से गुजर ना सका क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी थी, या तो उस पर चार्ज निगेटिव था, उस वजह से वो रिपेल हो गया। सो उसके आगे जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन का। अब दूसरी बात क्या है कि जब ये मटेरियल यहाँ पर जो आ गया मटेरियल, अब हम इसको कोई भी प्लाज्मा, ब्लड, ये नाम नहीं देंगे, अब हम इसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? फिल्ट्रेट। आगे की जो भी कहानी होगी वो इस फिल्ट्रेट पर डिपेंड करेगी। मेरे ख्याल से अब आपको पहला फंक्शन समझ में आ गया है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन का। ये जो हार्मफुल मटेरियल, मैं डिनोट कर लेता हूँ रेड से हार्मफुल को और ब्लू से जो हमारा मटेरियल है काम का। अब ये मटेरियल दोनों, ये हार्मफुल मटेरियल और ये जो हमारा बेनिफिशियल मटेरियल, ये दोनों तो एफिलिएंट में चले गए। अब इनको रीएब्जॉर्ब करना, क्या बेनिफिशियल सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करना, ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा। और इस फिल्ट्रेट को पास करवाना डिफरेंट जगहों से, ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा जो कि होगा रीएब्जॉर्प्शन। और इस फिल्ट्रेट में से बहुत सी चीज़ों को, जो काम की चीज़ें, उनको निकालना। देखिए फॉर एग्जांपल ये देख लें, क्योंकि ये अल्ट्रा थी, इसमें कोई भी सिलेक्टिवली कोई चीज़ नहीं आ रही थी। यहाँ पे हार्मफुल चीज़ें भी हैं और काम की चीज़ें भी हैं। ज़ाहिर सी बात है काम की चीज़ें बॉडी से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। सो इनको निकालना, इन हार्मफुल इन काम की चीज़ों को निकालना, ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको नहीं, इनको निकालना, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट में जो काम की चीज़ें आ गई हैं उनको नेफ्रॉन से निकालना, ये हमारा दूसरा फंक्शन होगा। क्योंकि ये
रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं वो हार्मफुल मटेरियल हैं और उनको बॉडी से एक्सक्रीट ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा फंक्शन जो कि है रीएब्जॉर्प्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फंक्शन ऑफ किडनी, या आप सेकंड स्टेप फॉर द यूरिन फॉर्मेशन भी उसको कह सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है वो ये है रीएब्जॉर्प्शन का। पहले फंक्शन में क्या हुआ, जो भी छोटे छोटे सब्सटेंसेस थे वो सीव्स के ज़रिए जो हैं बोमेंस कैप्सूल में आ गए, उन पे चार्ज जो थी वो चार्ज जो थी उन पे पॉजिटिव थी, निगेटिव की वजह से कुछ रिपेल होके काम के सब्सटेंसेस जो हैं वो इफरेंट आर्ट्रियोल में चले गए। अगर कुछ काम के सब्सटेंसेस थे और कुछ जो थे वो निगेटिव सब्सटेंसेस थे जो काम के नहीं थे, उनको नेफ्रॉन में जाना था मगर वो चले ब्लड में गए। अब मैं इस बात को थोड़ा आपको समझाता हूँ कि क्या होता है कि ये जो आप इफरेंट आर्ट्रियोल देख रहे हैं, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, आप पूछेंगे पहले तो छोटा था अब इतना बड़ा कैसे हो गया। अब देखिए इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हिस्सा उसका जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। ठीक है, एक कैपिलरीज होती, एक बंच होता है कैपिलरीज का जो अराउंड होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, और इन कैपिलरीज को कहा जाता है कन्वोल्यूटेड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पहली बात, इनको बोला जाता है कन्वोल्यूटेड नहीं, इनको बोला जाता है प्रॉक्सिमल पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, प्रॉक्सिमल इस वजह से क्योंकि ये कैपिलरीज जो हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर हैं, और दूसरी बात पेरी ट्यूबुलर मतलब ये ट्यूब्यूल के अराउंड है, पेरी मींस अराउंड द ट्यूबुलर, और ये कैपिलरीज हैं। और इन कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करती हैं, और यही कैपिलरीज जो हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के भी अराउंड होती हैं, और इनको कहा जाता है डिस्टल पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, और एक तीसरी कैपिलरी जो है वो निकलती है यहाँ से, उसको वो जो है वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है, उसको कहा जाता है वाजा रेक्टा, जो नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है और सब्सटेंसेस प्रोवाइड करती है लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, इन सारों का फंक्शन भी यही है। मगर क्या होता है, यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होती है इन एफरेंट आर्ट्रियोल इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की वजह से। अब क्या होता है, देखें ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट जो होता है वो आ जाता है यहाँ पर। अब इसमें फिल्ट्रेट पजेसेस सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, कुछ जो आप ब्लू से देख रहे हैं ये मैंने इम्पॉर्टेंट मटेरियल की निशानदेही के लिए बनाए हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स इस फिल्ट्रेट में आ चुके हैं। अब फिल्ट्रेट को बॉडी से निकलना है। ठीक है, हमें फिल्ट्रेट को बॉडी से निकालना है। अब क्या है, इस फिल्ट्रेट में ये जो आप ब्लू कलर की चीज़ें देख रहे हैं, ब्लू कलर के जो आप डॉट्स देख रहे हैं, ये काम की चीज़ें हमारे जिस्म के लिए। सो ये निकल रही हैं बाहर। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को ब्लड में वापस लाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन का। अब रीएब्जॉर्प्शन जो होती है वो 4 जगहों पे होती है इन दी नेफ्रॉन। एक होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, दूसरी होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, तीसरी होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, चौथी होती है सेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और पांचवी होती है कलेक्टिंग डक्ट में। अब आपको, अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन से पार्ट में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब रीएब्जॉर्प्शन तो हो रही है पर कुछ पार्ट्स में एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। एनर्जी लगाकर चीज़ों को ब्लड में डाला जा रहा है, तब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो हो रही है एक्टिव। क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। एनर्जी लगाकर चीज़ों को ब्लड में डाला जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। अब अगर आपको पता ना हो कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा भी देता हूँ।
सो स्टूडेंट देखिए क्या होता है, आप सपोज कर लें इस में ये रेड कलर से बना देता हूँ कैपिलरीज जो अराउंड हैं, किसके, जो अराउंड है इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के। मैं इनको थोड़ा जूम इन करके बना लेता हूँ, ठीक है, ये देख ले। अब यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा है, ये जो मटेरियल है ये हार्मफुल मटेरियल है, और ये हमारे पास मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, मगर वो फिल्ट्रेट में चला गया। अब क्या करती है बॉडी, यहाँ पे इन सेल्स में, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर ये सेल्स होते हैं इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर। ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं इन पर कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं। इन सेल्स पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ इस तरह की, आपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा होगा, इस तरह से कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ये देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर इस तरह की कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहा जाता है कैरियर प्रोटीन। अब क्या होता है, ये कैरियर प्रोटीन जो हैं, ये इन काम के मटेरियल्स को डाल देती हैं ब्लड में। क्या करती हैं, इन गेट्स के ज़रिए, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, वहाँ के सेल्स ने इस मटेरियल को डाल दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या आप इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। सो फिर टिश्यू फ्लूइड से ये चीज़ फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ये ब्लड में चला गया, और अब देखिए क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है अब ये चला गया इस कैपिलरी में। सो ये कैपिलरी जो है अब इस मॉलिक्यूल को लेके अपनी बॉडी में वापस चली जाएगी। ये था रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्यूब्यूल्स हैं, इनका फंक्शन ऐसे ही सेम चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, अब देखें वहाँ पे कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं। सो स्टूडेंट्स, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पर कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, वहाँ पर जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं उनमें शामिल हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर और बहुत से साल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड साल्ट्स। और देखें यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर 2/3 मीन्स इतनी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर। मीन्स मेनली जो रीएब्जॉर्प्शन परफॉर्म होती है वो होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, और जो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो होती है एक्टिव, ठीक है, ये हमने लिखा भी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पे एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद आ गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मीन्स इस ट्यूब्यूल पर जो है वो कौन सी रीएब्जॉर्प्शन होती है, किन किन मटेरियल्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम आयन की और बाइकार्बोनेट आयन की, ठीक है। इन आयंस को ध्यान से ध्यान से यहाँ से निकाला जाता है, जितने ज़रूरी हैं उतने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकालकर यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में दिए जाते हैं। कौन सी कैपिलरी में, डिस्टल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे यहाँ आ जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या आप इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनल भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी मेनली एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, और ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल है सिर्फ सॉल्यूट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रख लें। यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिर्फ सॉल्यूट पास कर सकते हैं, वाटर नहीं, ठीक है। तो अब देख लें, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है सिर्फ ओनली फॉर सॉल्यूट्स। सो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एक्टिवली क्या निकाले जाते हैं, सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवली ये चीज़ें निकाली जाती हैं आयंस। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मीन्स
यहाँ पर जो निकाले जा रहे थे वो थे आयंस, Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, पर मगर जो यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये सिर्फ परमिएबल है, ऑनली परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। यहाँ से सिर्फ पानी निकाला जाता है। स्टूडेंट्स ये बात आप याद रख लें। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट जिस पर होती है रीएब्जॉर्प्शन, वो है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा न्यूफ्रॉन्स एक दूसरे से अटैच लगे पड़े होते हैं। अब क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट में जो होती है वहाँ पे वाटर एडजस्टमेंट होती है। वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे लास्ट में होती है वाटर एडजस्टमेंट। इस वजह से जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से हम कलेक्टिंग डक्ट के सामने लिखेंगे वाटर इज़ रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दी कलेक्टिंग डक्ट बाय अ हार्मोन, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे हार्मोन्स की डिस्कशन में, ठीक है। सो बच्चों देखें क्या है कि जब यहाँ से फिल्ट्रेट उतरा, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लें, मैं ब्लैक से फिल्ट्रेट को डिनोट कर लेता हूँ। देखें ये टोटल फिल्ट्रेट है, अगर यहाँ से ये उतरा नीचे की तरफ, अब ये यहाँ पर जो है यहाँ पर इससे ग्लूकोज अमाइनो एसिड सारे जो हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है डाइल्यूट, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूट्स निकल चुके हैं इस फिल्ट्रेट से। अब देखिए क्या होता है, मीन्स अब इसमें पानी ज़्यादा है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाता है और ये बन जाता है, मैं आपको एक अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इससे आपका समराइज़ भी हो जाएगा। स्टूडेंट देख लें, अब क्या होता है कि जो हमारा न्यूफ्रॉन होता है उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ न्यूफ्रॉन को, जिससे आपको समराइज़ करके पूरी बात समझा सकूँ। अब देखें क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स थे शुगर के, अमाइनो एसिड के, ये सारे जो हैं यहाँ से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज़ में चले गए। कौन सी कैपिलरीज़, ये थी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़। अब यहाँ पर जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्यूट्स निकल गए। अब ये जो बना, ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट बना वो बन गया डाइल्यूट, मीन्स इसमें पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम हो गए। तब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, यहाँ से ज़्यादा पानी निकल जाता है, यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब होकर बॉडी में चला जाता है। तो अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनेगा वो होगा कंसनट्रेटेड, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। अब फिल्ट्रेट क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो गया। फिर क्या होता है कि जो हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसमें क्या होता है, इसमें देखें, इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस जो हैं, जो सॉल्यूट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। फिर जो हमारा फिल्ट्रेट बन जाता है वो बन जाता है फिर से डाइल्यूट, ठीक है। क्या बन जाता है, वो फिर से डाइल्यूट बन जाता है, फिर उसके बाद जब यहाँ पर ये पहुँचता है, ठीक है, जब यहाँ पर ये पहुँचता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, यहाँ से भी उसमें से बहुत सी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्योंकि अब देखें इसको रीएब्जॉर्ब क्यों कर लिया जाता है, देखें, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली जाती हैं जिससे क्या होता है कि ये डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है, और इससे ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है यूरिन को हाइपरटोनिक बनाने के लिए, यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो जिस प्रोसेस से इनको हाइपरटोनिक बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समराइज़ तो हो गया होगा कि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ पे डाइल्यूट और कहाँ पे कंसनट्रेटेड हो जाता है। मगर अब देखें क्या होता है कि अब रीएब्जॉर्प्शन के बाद, जब रीएब्जॉर्प्शन तो हो गई, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन कैसे हुई, यहाँ पर जो भी काम के मटेरियल्स हैं, देखें यहाँ पे जो भी काम के मटेरियल हैं वो चले गए इन कैपिलरीज़ में, ठीक है, वो इन कैपिलरीज़ में चले गए, ठीक है, ये बॉडी अपने साथ ले गई। मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब डिफ़ाइन कर रहा था मैंने आपको बताया यहाँ पे मिक्स में सारी चीज़ें आ गई थी, जो हार्मफुल कंपाउंड थे वो भी आ गए थे, और जो
बेनिफिशियल कंपाउंड थे वो भी आ गए थे। अब हमने क्या किया, जो हमारा नेफ्रॉन था उससे जो काम के कंपाउंड थे वो तो निकाल लिए, मगर हमारी ब्लड कैपिलरीज में जो नुकसानदेह कंपाउंड है वो तो यहाँ से निकले ही नहीं। अब इनको निकालने के लिए जो प्रोसेस किया जाएगा उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, या आप इसको कह सकते हैं थर्ड स्टेप फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। कौन सा ये जो है स्टेप है, वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखें, हम डिस्कस करके आए थे कि हमने नेफ्रॉन से सारे काम के मॉलिक्यूल्स को, सारे बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स को ब्लड कैपिलरीज में तो रीएब्जॉर्ब करवा लिया, ठीक है। अब हमारा जो स्टेप अब क्या है कि ये जो ब्लड कैपिलरीज में, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने रेड डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये हार्मफुल मटेरियल हैं। अब ये हैं ब्लड में मौजूद, ठीक है। अब इनको निकाल कर डालना है नेफ्रॉन में, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। अब देखें क्या है कि इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एनर्जी लगाकर प्रोसेस किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ एटीपी, ठीक है, इन विच द एस्केप्ड हार्मफुल मॉलिक्यूल्स इन दी ब्लड कैपिलरीज आर ड्रेन्ड टू दी ट्यूब्यूल्स। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो निकल गए थे, हार्मफुल मॉलिक्यूल्स थे, उनको जो ब्लड कैपिलरीज में अब आ चुके हैं, उनको नेफ्रॉन में एनर्जी लगाकर डाला जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें एटीपी भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखें, मैं आपको थोड़ा एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह होती है ये ट्यूबुलर सिक्रेशन। जाहिर सी बात है, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन है तो परफॉर्म होती है सिर्फ दो ट्यूब्यूल्स में, एक है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस इस ट्यूब्यूल में, और दूसरी इस ट्यूब्यूल में जो कि है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू पे दिखाऊंगा। देखें, ये जो है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हमारी कैपिलरीज, इनके दरमियान जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन कैसे परफॉर्म होती है, या ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये इसकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। अब इनके दरमियान जो है कैसे जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन परफॉर्म होती है, वो मैं आपको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक वे में दिखाता हूँ। ये देख लें, अब ये हमारे पास आ चुकी है एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर है हमारे पास ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो इसके अराउंड है। मैंने अराउंड नहीं बनाई क्योंकि मैंने डायग्राम को सिंपल रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लें, ये है ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस करके भी आए हैं रीएब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में कि क्या होता है कि अब देखिए, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट मटेरियल चल रहा है, ठीक है। ख़राब मटेरियल को तो हमें जाने देना है यहाँ पर, मगर इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो हमें सॉरी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में क्या हो रहा है, सुनो एक मिनट, सॉरी, हाँ ये देख लें, मैं यहाँ पे अब देखिए, हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को पूरा हार्मफुल चीज़ों से तो भर लिया क्योंकि यहाँ से चीज़ें एक्सक्रीट ही होनी है, ठीक है। मगर हमारी जो ब्लड कैपिलरी है उसमें भी कुछ हार्मफुल चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ हार्मफुल चीज़ें पड़ी हुई हैं बेनिफिशियल चीज़ों के साथ, जो कि बॉडी में ना जानी चाहिए, जिनको बॉडी में जाना नहीं चाहिए। तब क्या होता है, देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो काम के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आगे स्किप करके बॉडी में चले जाएंगे, मगर ये जो हमारे नुकसानदेह जो कंपाउंड्स है उनको कहाँ पे किया जाएगा, देखिए उनको कहाँ डाला जाएगा। अब देखिए क्या फंक्शन परफॉर्म होता है यहाँ पे, जैसे रीएब्जॉर्प्शन होती है इसी तरह ये प्रोसेस होता है। क्या करती है ब्लड कैपिलरीज, वो एनर्जी लगाकर इन सेल में से इनको क्रॉस करवा के इस नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसको डाल देती हैं। जिस तरह वहाँ पर भी प्रोटीन का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर भी सेल की प्रोटीन ही रास्ता बनती है, कैरियर प्रोटीन, और इन मटेरियल को और इन
जो रेड हार्मफुल मटेरियल हैं इनको डाला जाता है इन दी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और यहाँ से ये गुम हो जाते हैं। ठीक है, सो ब्लड जो है वो साफ शफाफ बन जाता है और फिर ये बॉडी में जाने के लायक हो जाता है। ये एक था इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब क्या होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अराउंड होती है। ठीक है, या आप इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एक है अमोनिया, कौन कौन से जो मटेरियल हैं उनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फेंक देती है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो भी हार्मफुल मटेरियल हैं वो जो हैं ब्लड कैपिलरी से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ फेंके जाएंगे और वो एक्सक्रीट होकर हमारे जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। और इसी तरह जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पर जो कैपिलरी है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, उसका नाम क्या है डिस्टल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वो क्या करती है अपने अंदर से जो हार्मफुल मटेरियल इसमें डालती है, ठीक है, वो क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं पोटेशियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, अब देखें, अब हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन और ये जो हमारे पास अमोनियम आयन है, ये जो है अमोनियम आयन वो बेसिक इन नेचर है और ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। इनको एनर्जी लगाकर इनको ज़रूरी निकाला जाता है। क्यों? देखें, ब्लड से हाइड्रोजन आयन को इस वजह से निकाला जाता है, इसकी एक मेन रीज़न है। इसकी एक मेन रीज़न क्या है देख लें। इसकी एक मेन रीज़न ये है कि अगर जो हमारे ब्लड में हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ठीक है, ये पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखें, अगर इनकी अमाउंट बढ़ेगी तो पीएच ब्लड में घट जाएगी। अगर ब्लड में पीएच घट जाती है इसका मतलब ये है कि ब्लड बन जाएगा एसिडिक, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। इस वजह से इनको एनर्जी लगाकर, इन हाइड्रोजन के आयंस को एनर्जी लगाकर निकाला जाता है और डाला जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं और यहाँ से पास करके जाते हैं यूरिटर्स में, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लाडर तक, यूरिनरी ब्लाडर से वो यूरिथ्रा की ओपनिंग से ये निकल जाते हैं और इसी तरह एक्सक्रीशन परफॉर्म होती है। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस हो गए, 3 प्रोसेस हमने डिफाइन कर लिए। अब हमारा होगा चौथा प्रोसेस जो कि है काउंटर करंट प्रोसेस। अब देखिए काउंटर करंट प्रोसेस क्या चीज़ है। ये कि बहुत डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है, मगर मैं आपको एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये हमारे बुक में जितना डिफ़ाइन हुआ है मैं आपको उतना इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट प्रोसेस बट नॉट द लीस्ट फॉर द स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन को बनाने के लिए जो लास्ट प्रोसेस हमारे पास होता है वो होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। ठीक है, अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है जिसको मैं आपको थोड़ा सिर्फ ब्रीफ में और इंट्रोडक्शन में समझाऊंगा जितना हमारी बुक में इसको एलाबोरेट किया गया है। ठीक है, वरना ये आप MBBS लेवल पर इसको बहुत ही आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है, देखिए काउंटर करंट एक्सचेंज ऑफ द सॉल्यूट एंड वाटर इन द मेड्यूला। वाटर और सॉल्यूट का एक्सचेंज होना मेड्यूला के अंदर, उसको कहा जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज। अब कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनले, या आप इसको लूप ऑफ हैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसकी 2 लिम्स होती हैं, और एक बात याद रख लें, ये जो काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट वाजारेक्टा जो भी हैं, ये जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं लूप ऑफ हेनले में। ये बात आप याद रख लें, ये MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अब देखें काउंटर करंट एक्सचेंज जो होती है वो सॉल्यूट और वाटर की एक्सचेंज होती है मेड्यूला में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट वाजारेक्टा।
काउंटर करंट ऑफ दी वाज़र रेक्टा। मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझा लेता हूँ किस तरह से होती हैं। पहले हम देखेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर कैसे हो रही है। अब ये जो इसकी लिम्ब है आप अभी तक जान चुके होंगे, इस लिम्ब को कहा जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इस लिम्ब को कहा जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको डिसेंडिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे जाता है, और इसको असेंडिंग इसलिए क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है हमने पढ़ा है ये परमिएबल है फॉर वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परमिएबल है वाटर के लिए, परमिएबल फॉर दी वाटर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वाटर जो है, यहाँ पर जो वाटर है वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, और ये जो हमारी असेंडिंग लिम्ब है वो है परमिएबल फॉर दी सॉल्यूट्स, परमिएबल फॉर सॉल्यूट्स। ये सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल है, मगर परमिएबल तो है मगर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, यहाँ पे एनर्जी लगाकर सॉल्यूट्स को निकाला जाता है। कौन से सॉल्यूट्स? Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये हमारे पास जो सॉल्यूट्स हैं उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। अब देखें सॉल्यूट्स के निकलने की वजह से, सॉल्यूट के निकलने की वजह से ये जो हमारा मेड्यूला है, मैंने आपको बताया है एक रीजन होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। लूप ऑफ हेनले जो है वो मेड्यूला में लाया करता है। अब क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट्स निकले हैं, ये जो सॉल्यूट्स हैं ये जमा हो जाते हैं मेड्यूला में। ठीक है, ये जमा हो जाते हैं मेड्यूला में। क्या जमा हो जाते हैं मेड्यूला में? अब मेड्यूला की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, मेड्यूला की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेड्यूला की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और मेड्यूला में इन सॉल्यूट के साथ साथ हमारे पास क्या था, सॉल्यूट के साथ साथ यहाँ पर मेड्यूला में यूरिया भी एक मुख्तसर अमाउंट में पड़ा था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था एक्सक्रीटरी इन दी आई थिंक सो ऑस्मो रेगुलेशन वाले टॉपिक्स में कि ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल में कि वो एनिमल जो होते हैं वो यूरिया जो अपने अंदर स्टोर करके रख देते हैं। अब क्या होता है, यूरिया स्टोर करने की वजह से देखिए क्या होता है। अब ये बात अभी आपको समझ में आएगी, वहाँ पे तो मैंने इतना एलाबोरेट नहीं किया था मगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेड्यूला सॉल्यूट और यूरिया अपने अंदर रख रहा है। ठीक है, मेड्यूला के अंदर हो गए, अब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल चुके हैं। अब क्या होता है, देखें क्या होता है, जो वाटर जो है वो पैसिवली निकलता है। ये बात हम रीएब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में भी डिस्कस करके आए हैं कि वाटर जो है वो बिना एनर्जी के निकलता है। कैसे बिना एनर्जी के निकलता है? क्योंकि जो मेड्यूला की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। जहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए उस एरिया को कहा जाता है हाइपरटोनिक। ठीक है, उसको कहा जाता है हाइपरटोनिक। मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई और इस कैनाल में ये जो लिम्ब है इसकी लूप ऑफ हेनले की, यहाँ पर जो है यहाँ पर पानी तो पड़ा है। अब क्या होता है, पानी को ये सॉल्यूट्स अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से जो पानी है वो पैसिवली विदाउट एनर्जी बाहर आ जाता है। अब इसका काउंटर करंट मल्टीप्लायर से क्या ताल्लुक? इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है इस प्रोसेस को? इसकी वजह है, देखिए क्या, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड है, जो हमारे पास फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लिम्ब है किसकी, लूप ऑफ हेनले की, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे ये क्या हो गई, ये काउंटर करंट हो गई। करंट मीन्स फ्लो, काउंटर मीन्स ऑपोजिट, ये ऑपोजिट फ्लो हो गई। और उसको मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है? क्यों इसको मल्टीप्लायर उस वजह से कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट निकल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट निकल रहा है, इस वजह से ज़्यादा पानी जो है वो मेड्यूला में आकर हमारी बॉडी में चला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। मेरे ख्याल से अब आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब क्या है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर वाले प्रोसेस में भी थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है। अब देखें यहाँ पर मेड्यूला में जो
माहौल बना हुआ है वो बना हुआ है कंसंट्रेटेड, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेटेड माहौल है तब क्या हो रहा है कि पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली बाहर आ रहा है, पानी जो है कॉन्स्टेंटली बाहर आ रहा है। और क्या हो रहा है कि हमारी जो किडनी है, पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली बाहर आ रहा है। पानी के कॉन्स्टेंटली बाहर आने की वजह से क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वो बन जाएगी डाइल्यूट। क्या बन जाएगी, डाइल्यूट बन जाएगी। इससे नुकसान पैदा हो सकता है। तो बॉडी ने क्या किया, तो देखें बॉडी ने क्या किया, मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। देखें अब बॉडी के इन्वायरमेंट में, मेड्यूला के इन्वायरमेंट में डाइल्यूट होने का खतरा है। अगर डाइल्यूट होने का खतरा है, ठीक है, डाइल्यूट होने का खतरा है तो इससे नुकसान होगा। डाइल्यूट होने के खतरे की वजह से तो बॉडी क्या करती है, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 3 कैपिलरीज होती हैं वो अराउंड होती हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड एक कैपिलरी होती है जिसको कहा जाता है वाजा रेक्टा, ठीक है। इस डाइल्यूट होने की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है, देखें इस डाइल्यूट होने की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है, इस डाइल्यूट होने की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये जो वाजा रेक्टा है हमारे पास, ये जो वाजा रेक्टा है ये क्या करती है, ये जो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के पड़े जो हैं, ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं या वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो पड़े उनको अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, वो अपने अंदर इन मॉलिक्यूल्स को ले लेती है, ठीक है। अब देखो जब ये मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले लेती है, जब ये यहाँ से गुज़रती है, अब मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने की वजह से, मॉलिक्यूल्स जब यहाँ से गुज़र रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को अंदर लेने की वजह से अंदर का जो माहौल बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया हाइपरटोनिक, ठीक है, वो क्या बन गया, हाइपरटोनिक। अगर ये ज़्यादा वक्त मेड्यूला में रहते तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता और हाइपोटोनिक माहौल बन जाता। मगर क्या हुआ, इस वाजा रेक्टा ने क्या किया, सॉलिड को अपने अंदर जमा कर लिया और इसको ट्रांसफ़र करके लाई यहाँ। अब देखें यहाँ पर हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हुआ वाजा रेक्टा में, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हुआ वाजा रेक्टा में। तब क्या हुआ, जो इसके बिल्कुल पैरेलल थी, जो इसके बिल्कुल पैरेलल क्या था, उसके बिल्कुल पैरेलल थी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या थी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसमें से पानी निकलता गया, उससे पानी रीएब्जॉर्ब होकर बॉडी में आता गया, ठीक है। इसी तरह ये जो वाजा रेक्टा वाला प्रोसेस है वो मेड्यूला का एनवायरनमेंट डाइल्यूट होने नहीं देता और वाटर को कंसिस्टेंसी से रीएब्जॉर्ब करवाता रहता है। सो ये जो था एक छोटा सा ब्रीफ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है काउंटर करंट एक्सचेंज को। और उसके बाद काउंटर करंट एक्सचेंज का एक और भी काम होता है, क्या, ये जो काउंटर करंट एक्सचेंज है इसको काउंटर करंट एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, देखें इसकी वजह क्या है, ठीक है। काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा, या इसको काउंटर करंट एक्सचेंज भी कहा जाता है। इसको काउंटर करंट एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, ये जो हमारे पास कैपिलरी, ये जो हमारे पास ट्यूब्स हैं, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, इनको भी ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी के लिए। सो ये जो वाजा रेक्टा, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। दैट्स वाई इस दूसरे प्रोसेस को हम काउंटर करंट वाजा रेक्टा या काउंटर करंट एक्सचेंज भी बोलते हैं। इसको काउंटर करंट क्यों कहा जाता है ये भी आप देख लें, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये जो हमारे पास कैपिलरी जा रही है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इस वजह से इसको काउंटर करंट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे थे काउंटर करंट एक्सचेंज, हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके 2 टाइप्स भी डिस्कस किए और उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। मगर इसका यूज़ क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। जो ट्यूबुलर जो सिक्रेशन थी वहाँ तक तो हमने देखा कि जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस थे उनको ब्लड में डाला जा रहा था, जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे उनको नेफ्रॉन में डाला जा रहा था। मगर इसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, देखें हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो ब्लड है वो 2000 लीटर 1100 to 2000 लीटर जो है वो पर डे में फ़िल्टर होता है, ठीक है। पर डे इतना जो हमारा ब्लड है वो फ़िल्टर होता है। अगर आप देखें कि अगर आप हिसाब लगाएं कि ये 400 टाइम्स जो है हमारी बॉडी में
फिल्ट्रेशन जो है वो रिपीट होती है। ठीक है, असल ये बात नहीं है, असल बात ये कि इस 400 टाइम्स फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट पैदा होता है। ठीक है, अब 180 लीटर जो फिल्ट्रेट पैदा हुआ तब क्या होता है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे क्या हुआ था, अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बना है, अगर ये सारा ही हमारे जिस्म से निकल जाए तो कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, हमें हर वक्त ड्रिप लगा के चलना पड़ेगा। तब ये काउंटर करंट एक्सचेंज क्या करता था, अब देखिए इसने मेनली क्या किया, इसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करा रहा था, ये वाटर को जो है डिसेंडिंग लूप से रीएब्जॉर्ब करवा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट जो थे वो कम होकर 1 और 2 लीटर पे आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो वाटर जो था वो हो गया रीएब्जॉर्ब्ड, और जो बकाया जो बचा वो बन गया, वो बचा 1 to 2 लीटर। क्या बचा, वो बचा जो एक्सक्रीट करना था हमें, वो वेस्ट मटेरियल बचा जो हमें एक्सक्रीट करना था। ये जो रोल है, ये मेन रोल है काउंटर करंट एक्सचेंज का। अगर काउंटर करंट एक्सचेंज ना होती तो हमें पता नहीं कितना वाटर रोज़ ज़ाया करना पड़ता। ये इस वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, और 1 या 2 लीटर जो है वेस्ट मटेरियल जो है हम खारिज करते हैं। बकाया जो भी वाटर होता है वो सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 1 to 2 लीटर जो है वो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं। ये है बेसिक यूज़ जो है, ये है काउंटर करंट एक्सचेंज का। मैंने ख्याल से अब मैंने इनको पूरा डिटेल में डिफ़ाइन कर लिया जितना हमारे बुक में गिवन है। आगे चल के आप इनको पूरा MBBS में आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोन्स है या किडनी जो है वो कौन कौन सी एडाप्टेशन करती है, जो इन सॉल्यूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए किडनी क्या एडाप्टेशन करती है, वो हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडाप्टेशन ऑफ किडनी। किडनी ने क्या क्या एडाप्टेशन की, जब एनिमल ने हैबिटेट बदला तो किडनी ने क्या क्या एडाप्टेशन ली। जैसे कि अगर कोई एनिमल डेजर्ट में चला जाए तब किडनी कौन सा रोल परफॉर्म करती है, अगर कोई एनिमल पानी के अंदर है तब किडनी कौन सा रोल परफॉर्म करती है, इनको कहा जाता है एडाप्टेशन ऑफ किडनी। अब क्या हुआ कि इस एडाप्टेशन को समझने के लिए पहले आप ये समझ लें कि किडनी के पास जो नेफ्रॉन होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है, इनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले पर। आप देखें क्या होता है कि किडनी, ठीक है, ये किडनी है, ठीक है, ये हमारे पास किडनी है। ठीक है, अब किडनी में क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि जो ये होते हैं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहा जाता है पिरामिड्स। इन पिरामिड्स में होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब इन पिरामिड्स के ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर होता है, ठीक है, इस तरह से होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक बेसिक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में है, और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है बोमेन कैप्सूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो भी हैं ये हैं कॉर्टेक्स में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये मैंने बातें पिछले लेक्चर्स में मेरे ख्याल से ये मैंने बातें अभी डिस्कस की हैं इन लेक्चर्स में, आप इनको फिर भी सुन सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं, मैं इस एक पिरामिड को बड़ा करके बनाता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि मैंने पिरामिड को एक बड़ा स्ट्रक्चर करके बना दिया। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मगर मैंने डिनोटेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 या 1 बनाने होते हैं। अब देखिए यहाँ मुझे 1 या 2 बनाने होंगे। अब क्या होता है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं, पिरामिड जो होता है इसका इतना स्ट्रक्चर जो है, जो भी ये पिरामिड है वो मेडुला में लाया करता है। ठीक है, और पिरामिड के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स में लाया करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, अब जो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में है, वो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स में है और उसका लूप ऑफ हेनले छोटा है,
वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में लाई कर रहा है उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये नेफ्रॉन है, अब ये इसका लूप ऑफ हेनले और इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखें ये पिरामिड में दाखिल भी नहीं हुआ, ये मेडुला में इंटर भी इसने नहीं किया, इस वजह से इस नेफ्रॉन को कहा जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जो जिसका लूप ऑफ हेनले लंबा हो और पिरामिड या मेडुला के अंदर हो। देखिए मेडुला पिरामिड के अंदर मेडुला के अंदर हो, सो ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं उनको कहा जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनके साइज लंबे या छोटे होने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखें इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है वो इससे फ़र्क पड़ता है। क्यों? जितना लूप ऑफ हेनले लंबा होगा उतनी वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना वाटर जो है वो बॉडी स्टोर करेगी। और जितना लूप ऑफ हेनले छोटा होगा उतना जो है वाटर जिस्म से खारिज होगा। अब देखें जो वेल और कैमल का आप एग्जांपल ले लें। अब वेल जो है वो पानी में रहती है, उसके पास भी किडनीज होती हैं, मगर जो वेल के पास नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जो पानी है उसको इतना एब्जॉर्ब नहीं करते, वो पानी को क्या करते हैं खारिज कर देते हैं, क्योंकि उनमें इतने लंबे लूप ऑफ हेनले हैं नहीं जहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज हो, तो वो क्या करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। अब क्या होता है कि जो एनिमल्स सहरा में रहते हैं, कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, ठीक है, अब उसके लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, उसके पास होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वो क्या करते हैं, इनकी लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो गया और इस पानी के रीएब्जॉर्ब होने की वजह से यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो गया। यूरिन हो गया कंसनट्रेटेड। और ये जो जिनके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा थे उनका यूरिन जो हो गया वो हो गया डाइल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डिपेंडेंस है इसकी, अगर लूप ऑफ हेनले लंबा तो यूरिन कंसनट्रेटेड होगा और पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा। कैमल में इसी तरह होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर रीएब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है, ठीक है। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिनमें होते हैं, जैसे वेल मछली है, वो पानी को स्टोर नहीं करते, वो पानी को अपने जिस्म से निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पानी मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये थी कुछ एडॉप्टेशन किडनी की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल इफेक्ट ऑन दी किडनी या हार्मोन्स का इफेक्ट ऑन दी किडनी। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन दी वर्किंग ऑफ किडनी, या आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स का इफ़ेक्ट किडनी पर या वर्किंग ऑफ किडनी पर क्या होता है। देखिए अब हम जो फंक्शंस ऑफ किडनी डिस्कस कर रहे थे वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई ना कोई हार्मोन था। सो स्टूडेंट्स हम 3 हार्मोन्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक हमारे पास है ADH, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। दूसरा एल्डोस्टेरोन और तीसरा है पैराथॉर्मोन। ठीक है, अब बारी बारी हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला जो हार्मोन है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH भी बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारे ब्रेन के नीचे वाले हिस्से पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक इसका इंटीरियर हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा, और एक इसका पोस्टीरियर हिस्सा होता है, पीछे वाला हिस्सा। जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ से एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको कहा जाता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, इट एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होती है, जैसे आपको पता है, ये देखें, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन पर ये
इस एंड पर होती है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो होती है जहाँ पर लास्ट में वाटर एडजस्टमेंट होती है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। इट प्रिवेंट्स दी डिहाइड्रेशन, ये बॉडी में पानी की किल्लत नहीं होने देती। इस हार्मोन के ज़रिए क्या होता है कि यहाँ से पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। सो स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा हार्मोन जो कि है एल्डोस्टेरॉन। ये जो होता है ये रिलीज़ होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि किडनी के ऊपर जब हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस कर रहे थे तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड हमने डिस्कस किया था। ये हमारी किडनी, ठीक है, एक मिनट, ये जो है ये हमारी किडनी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी किडनी और इसके ऊपर जो थी एक ग्लैंड थी जिसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। इसको क्या कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अब क्या होता है ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। अब देखिए क्या होता है जब हम एड्रीनल ग्लैंड को लॉन्गिट्यूशनल सेक्शन करते हैं, जैसे हमने किडनी क्या किया, तो जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। ठीक है, देखें ये जो बाहर वाला इसका स्ट्रक्चर है वो डार्क कलर का होता है जैसे किडनी का होता है, और उसके जो इनर रीजन है वो लाइटर इन कलर होता है जिसको कहा जाता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला और इसके बाहर वाले हिस्से को कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और इस एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है, ये वर्क करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर और कलेक्टिंग डक्ट पर। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पर ये काम करता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस पार्ट पर और इस पार्ट पर ये काम करता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये Na पॉजिटिव आयन को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये Na पॉजिटिव आयन को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करता है। वैसे तो ये सारे न्यूफ्रॉन में ये जो है Na पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, मगर ये जो ख़ास हार्मोन एल्डोस्टेरॉन है वो यहाँ पर आके इस Na पॉजिटिव आयन को रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद ये रीएब्जॉर्ब क्यों करता है, देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई। अब इंजरी होने से क्या हुआ कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। ठीक है, क्या ब्लड का वॉल्यूम क्या है वो कम हो गया, ब्लड लीक हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। अब इंजरी की वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो उससे क्या हुआ कि ब्लड के वॉल्यूम को पूरा करने के लिए जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा Na को सोडियम जो है उसको रीएब्जॉर्ब करती हैं। सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने का फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसकी तरफ खींचा चला आएगा और इससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, इससे ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन्ड रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखें क्या होता है, जब कोई इंजरी लगती है तो खून ज़ाया होता है, खून ज़ाया होने से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड के वॉल्यूम को फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है, देखें क्या होता है कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा Na पॉजिटिव आयन को रीएब्जॉर्ब करती हैं। रीएब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, पानी उनकी तरफ और ज़्यादा खिंचा चला आता है और इस वजह से क्या होता है कि ब्लड की जो वॉल्यूम है वो मेंटेन्ड रहती है लो होने के बजाय, और ये तब भी रिलीज़ होता है जब ब्लड प्रेशर लो होता है। ठीक है स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर को मेंटेनेंस के लिए भी ये रिलीज़ होता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन, और इस हार्मोन को हम कह सकते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको पैराथायरॉयड हार्मोन किस वजह से कहा जाता है, देखिए हमारी जो नेक है इसमें क्या होता है, हमारी जो नेक है ये यहाँ पर एक ग्लैंड लगा हुआ है, कुछ इस तरह से बटरफ्लाई शेप का ये ग्लैंड है। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जिसको कहा जाता है थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, थायरॉयड ग्लैंड।
और इस थायराइड ग्लैंड को अगर आप फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है, इसको अगर उल्टा करके देखेंगे तो इसके पीछे का स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 डॉट्स होंगे, ठीक है। इस 4 डॉट वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो इस वजह से इसको पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है और ये पैराथायराइड ग्लैंड से भी सीक्रेट होता है। यहाँ पे 2 बात आ गई, क्योंकि ये पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, इस वजह से इसको पैराथायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इसका काम क्या होता है, ये कहाँ पर एक्ट करता है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है। वहाँ पे क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर ये कैल्शियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। ये क्या करवाता है, कैल्शियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कैल्शियम आयन की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के लिए नेसेसरी है। अब क्या होता है, देखें, जब ये सिर्फ जो हार्मोन, ये जो पैराथार्मोन है, पैराथार्मोन जो है वो सिर्फ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट नहीं करता, ये बोन पर और इंटेस्टाइन पर भी एक्ट करता है। किस तरह से, देखिए, पहले तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, ये बोन पर एक्ट करता है। बोन पर कैसे एक्ट करता है, देखें, जब बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी कम हो जाती है, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन जो है वो जाता है बोन्स के पास जाकर वहाँ से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब कर ले आता है ब्लड में, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि बोन से उसने कैल्शियम को लिया, तो बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर औकात अगर आप ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेते तो बॉडी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो कैल्शियम लेती है वो बोन से लेती है। इस वजह से जो लोग कैल्शियम की कम अमाउंट खाते हैं, कम अमाउंट कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, उनके बोन्स जो हो जाते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटेस्टाइन में इसका क्या काम होता है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या करता है, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। विटामिन डी को एक्टिवेट करने की वजह से जो इंटेस्टाइन है वहाँ से वहाँ से कैल्शियम के आयंस जो है वो एब्जॉर्ब कर ब्लड में लाता है, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिए सारे हार्मोन जो हमारे सिलेबस में दिए गए थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा चार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्कस करने वाले एक छोटे से टॉपिक को जो कि हमारे बुक में है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। यूरिन में जो चीज़ें शामिल होती हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के, वो ये होती हैं और उनकी अमाउंट जो है पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी होती है, ठीक है। वाटर जो है वो 95% होता है यूरिन में। प्रोटीन 0 होती हैं। प्रोटीन ज़ीरो क्यों होती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि प्रोटीन की साइज़ बड़ी होती है और वो सैलिड से गुजर नहीं सकती। और ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, उस वजह से ग्लूकोज भी 0 है। यूरिया की जो अमाउंट है वो 2%। केराटिनिन जो है वो इनकी जो बकाया जो तादाद है वो दी गई है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए वो है पीएच जो है वो है 5%, ठीक है। सॉरी 5 है इसकी पीएच, मीन्स ये एसिडिक इन नेचर है। क्या जो हमारा यूरिन है वो एसिडिक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लें यहाँ पर ये एक नॉर्मल ह्यूमन का, ये एक हेल्दी ह्यूमन का यूरिन टेस्ट है। अब क्या होता है, अगर ये जो यूरिन है, ये जो यूरिन का टेस्ट है ये किन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। एक तो बंदे में डायबिटीज़ की अगर बीमारी है, अगर हमें डायबिटीज़ की बीमारी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये ग्लूकोज का लेवल जो है वो हमें इंक्रीज़ बताएगा। क्या बताएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज बताएगा। मीन 0 से ऊपर होगा, मीन 0.5 आ जाए या 1.2 आ जाए। इसका मतलब ये है कि बंदे में ग्लूकोज जो है वो पेशाब में खारिज हो रहा है, इस वजह से उस बंदे को डायबिटीज़ है, ठीक है। ये यूरिन टेस्ट उस वजह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कई एक बार ये प्रेगनेंसी टेस्ट में भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। ये यूरिन टेस्ट करना उस लिए लाजम होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो यूरिन टेस्ट है, मगर इसमें अगर कोई भी अगर इसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो आदमी है या वो जो औरत है उसमें कोई तब्दीली आ चुकी है, या तो उसमें प्रेगनेंसी के आसार नज़र आएंगे, या तो उसको डायबिटीज़ है, या बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो यूरिन के ज़रिए मालूम की जाती हैं।